चलो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो मैंने सोचा इस कंप्लीट चैप्टर का मैं पूरा लेक्चर बना दूँ। ठीक है, तो इस कंप्लीट चैप्टर को हम हर एक दिन पढ़ेंगे। अब से आपको इसकी वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएगी। लगभग हर दिन आपको बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कैसे बायोटेक्नोलॉजी की जाती है, उसकी पूरी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देना चाहती हूँ। ये टर्म्स आपको बायोटेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर वो की टर्म्स समझने के लिए होगा, जो भी बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले हैं उन टर्म्स को हम समझ लें अच्छे से, ताकि हमको बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, पहली बात हम देखेंगे कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे और अपना पहले बेस मजबूत कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी बहुत जेनेटिक्स आने चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से आपको लेकर के चलूँगी, ताकि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप हर लेक्चर देखना, बहुत ही कम लेक्चर्स में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरह ख़त्म करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीन क्या है। पहली बात मैं आपसे कहने वाली हूँ कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये समझने वाले हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्रोमैटिन थ्रेड की, तो देखना, आपको पता है मुझे सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा जब मैं इन क्रोमोसोम्स के बारे में बात करती हूँ। तो देखो, कोई भी सेल है, सपोज करो ये क्या है, ये एक सेल है, एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, या हिंदी में इसी को कहते हैं हम कोशिका। ठीक है, ये सेल या कोशिका है। बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको हिंदी में भी बताऊँ, और जिस चीज़ की हिंदी मुझे उतनी नहीं आती, मुझे थोड़ी सी हिंदी, कुछ टर्म्स की हिंदी मुझे नहीं आती है, तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो, ये सेल है यानी कि कोशिका है। आपको पता है आपका पूरा शरीर सेल से मिलकर के बना हुआ है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि आपकी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब आपकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो देखो, ये है पूरा सेल और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो, इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसी चीज़ें होती हैं, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। वो धागे जैसी चीज़ होती है आपकी क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो धागे जैसी संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। अगर मैं इसे निकाल के बढ़िया तरीके से बनाऊँ तो ये कैसे दिखेगा, देखना, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके क्रोमैटिन थ्रेड। ये जो बीच में मैंने गोला सा बनाया है, ये क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब क्रोमैटिन थ्रेड तो आपको समझ में आ गया कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। थ्रेड मतलब होता है धागा। ठीक है, थ्रेड मतलब धागा। अब इसके आगे जो सेकंड बात है, जो कि होता है क्रोमोसोम्स, जो कि हम दूसरी बात पढ़ने वाले हैं, क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स, जिसे हिंदी में आप गुणसूत्र कहते हो। जिसकी हिंदी आती है मैं बता देती हूँ, जिसकी नहीं आती है मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आप सब लोग समझ सको, ठीक है। अब मुझे क्रोमैटिन थ्रेड की हिंदी नहीं आती तो मैं आपके लिए लिख दूँगी कि आप अच्छे से समझ सको, ओके। देखो, तो क्रोमैटिन थ्रेड से ही क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। अब ये कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी सेल साइकिल पढ़नी पड़ेगी। कोशिका विभाजन की जो स्टेप होती हैं वो हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। तो चलो आ जाओ साइड में, पहले सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें ये क्रोमोसोम समझ में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, जितनी हमारे लिए ज़रूरत की बात है वही बात हम वहाँ से उठाएंगे। हम पूरा सेल डिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, जितनी हमारे लिए ज़रूरी बातें हैं उसको हम उठा लेंगे और बाकी का छोड़ देंगे, ठीक है। सेल डिवीजन का जब आप मैं लेक्चर बनाऊँगी तो आप देख सकते हो। चलो देखो, सपोज करो ये क्या है, ये एक सेल है, यानी कि ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमको पता है। न्यूक्लियस, सेल मतलब कोशिका, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। जब इसे विभाजन करना होता है तो ये इसमें कई सारे स्टेप में प्रोसेस होती है। पहले होता है G1, फिर होता है S फेज़, फिर होता है G2 फेज़, फिर उसके बाद आता है M फेज़। M फेज़ में भी कई फेज़ होते हैं, जैसे कि प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और लास्ट में होता है टीलोफेज़। और इसके बाद हो जाती है साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। ये सारी स्टेप होती हैं सेल साइकिल की, ठीक है। तो सेल साइकिल में थोड़ा सा बच्चों आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं भी है तो मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझना, किसी भी कोशिका को अगर विभाजन करना होता है, जैसे मान लो आपको चोट लग गई, कट गया, तो वो घाव भरता है ना। तो कोशिकाएं विभाजन करती हैं उस घाव को भरने के लिए, सेल्स डिवाइड करती हैं, तभी जाके आपका घाव भरता है। तो सेल डिवाइड कैसे करती हैं वही हम देख रहे हैं। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, आपको समझ कर लो यहाँ पे एक घाव लगा है, जिसके किनारे किनारे जो सेल है वो क्या करेंगे, उस घाव को भरेंगे। कैसे भरेंगे, डिवाइड कर करके, ठीक है। डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाएंगे ताकि वो घाव क्या है, भर जाए। तो देखो सेल है, सेल क्या होगा, सेल पहले G1 फेज़ में जाएगा, डिवाइड होगा, डिवाइड यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट होती है, सेल डिवाइड होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सेल क्या होता है, पहले G1 फेज़ में जाता है, फिर S फेज़ में, फिर G2, फिर M फेज़ आता है। M फेज़ में भी कई सारे स्टेप हैं, पहले होता है प्रोफेज़, फिर मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, फिर टीलोफेज़, फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का टूट करके अलग हो जाना, दो सेल बन जाएगा। ये एक सेल था, इससे क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएगा जब हम साइटोकाइनेसिस कर लेंगे तो, ठीक है। तो ये तो आपकी सेल डिवीजन की स्टेप्स हैं। अब हमें इससे क्या काम है ये समझते हैं। थोड़ा थोड़ा इन स्टेप्स को हमें समझना पड़ेगा ताकि हमें ये पूरी चीज़ें समझ में आए, क्रोमोसोम्स का काम समझ में आए, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, एस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम डबल होते हैं, क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम का कंटेंट डबल होता है। अब कंटेंट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं डबल होता है, क्रोमोसोम का कंटेंट डबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेज की अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोमल कंटेंट में कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस। देखो अब समझते हैं, देखना क्या होता है जब भी किसी कोशिका को विभाजन करना होता है, जब भी किसी सेल को डिवाइड करना होता है तो वो क्या बनाती है, क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनाती है। अब ये क्या है समझते हैं। देखो ये जो आपका क्रोमैटिन थ्रेड है ये क्या धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कह रहे हैं। ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस सेल के अंदर ये क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट है ना, इस तरह से ये क्रोमैटिन थ्रेड इस सेल के अंदर हैं। अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो ये सेल क्या करेगी, अपने क्रोमैटिन को पहले क्या करेगी, डबल करेगी। यानी कि कैसे, देखना
देखो 1 2 यहाँ पे भी थे, 1 2 यहाँ पे भी हैं, लेकिन इसका जो थ्रेड है, धागा, वो डबल हो चुका है। तो क्रोमोसोम का नंबर तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन धागे क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। तो क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो गया है, मतलब क्रोमोसोम की मात्रा डबल हो गई है, लेकिन उसका नंबर, संख्या उसकी नहीं बदली है। ठीक है, इसकी संख्या नहीं बदलती, ये भी 1 है, ये 1 2 है, ये 1 और 1 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो चुका है, ये पूरा धागा डबल हो चुका है। ठीक है, तो इस धागे को हम कहते हैं क्रोमैटिड, इस धागे को हम कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, इन धागों को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे, क्रोमैटिड कहेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को मिला के हम क्रोमैटिन थ्रेड कहेंगे, एक धागा हमें पकड़ना है तो हम कहेंगे क्रोमैटिन। आई होप आपको ये बातें समझ में आएंगी। वंस अगेन मैं फिर से बता दे रही हूँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। जैसे ही ये एस फेज में आता है, जो कि सेल डिवीजन का एक फेज है, एस फेज में आते ही ये क्रोमोसोमल कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब ये धागे डबल हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्याएं आप गिनने में 2 ही रखोगे क्योंकि सेंटर उनका 2 ही है। ठीक है, तो ये धागे तो डबल होते हैं, क्रोमोसोमल कंटेंट डबल होता है, लेकिन आपका क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। ठीक है, ये इसको हम एक जोड़ा ही पढ़ेंगे, 1 पेयर ही पढ़ेंगे, एक जोड़ा या 1 पेयर ही पढ़ेंगे, 1 पेयर। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम 1 पेयर ही पढ़ेंगे, 1 पेयर, एक जोड़ा ही पढ़ेंगे इसे भी। हम इसे ऐसा नहीं हम इसे 4 पढ़ लेंगे, नहीं, ये अभी भी 2 है, ये भी 2 है, सेंटर को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एस फेज में क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड एक और बन जाता है ताकि क्रोमोसोमल कंटेंट डबल हो जाए। ठीक है, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़े हैं, नहीं, क्रोमोसोमल कंटेंट सिर्फ डबल हुआ है। ठीक है, तो इसमें धागा की संख्या देखो, ये क्रोमैटिन थ्रेड है या क्रोमैटिन है, तो इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगी। यहाँ पे कितने धागे थे, 2C धागे थे, यानी 2 धागे थे। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसे आप कहोगे 4C। ठीक है, लेकिन पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। यहाँ पे एक पेयर था तो इसको हम कहेंगे 2N, यहाँ पे भी एक ही पेयर है तो इसे हम कहेंगे 2N। N मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम। ठीक है, 2N मतलब 2 क्रोमोसोम हैं और जोड़े में है, यहाँ पे भी 2N है मतलब 2 क्रोमोसोम है और जोड़े में है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, 2C से 4C हुआ, क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ा, लेकिन क्या उनका पेयर में वृद्धि हुई, नहीं, उनके नंबर में, उनके पेयर में कोई वृद्धि नहीं हुई, 2N से 2N ही है वो। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार ये नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, तो एक बार आप इतना नोट कर लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि फिर मेरे पास अब जगह नहीं है ना। यस, आप एक बार नोट कर लो इसे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप रिप्ले करके देखो, ज़रूर समझ में आएगा। नहीं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए है, आप वहाँ अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो देखो 2C से क्या हुआ है, 4C, और 2N से 2N ही है। 2N मतलब ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है। 2C से 4C मतलब यहाँ 2 धागे थे, यहाँ कितने धागे हो चुके हैं, 4 धागे हो चुके हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, तो मैं इसे मिटाने जा रही हूँ और मैं समझाना चाहती हूँ आपको क्रोमोसोम क्या होता है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, मैं थोड़ा सा ये पार्ट आपके लिए मिटा रही हूँ और मैं फिर से इसे बनाऊंगी, देखना। चलो, पहले क्रोमैटिन थ्रेड कुछ ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद जब एस फेज आया तो वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। ठीक है, एस फेज के बाद जब प्रो फेज आता है ना, तो वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे दिखेंगे। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब हुआ समझना। सपोज करो एक धागा की नलकी है, आप उसमें से ऐसे धागा निकाल डालो, सारा धागा निकाल डालो,
तो बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसे लपेट देते हो तो एक छोटी सी नलकी में वो आ जाता है, वो कंडेंस हो गया है, मतलब एकत्रित कर लिया गया है सारे धागे को, ठीक है, एक साथ धागों को मोड़ लिया गया है, ठीक है। सेम टू सेम काम इसमें होता है। पहले ये लंबे लंबे धागे प्रेजेंट थे, जब हम उसे इकट्ठा करने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे धागों के फॉर्म में हो तो हम उसे कहेंगे क्रोमैटिन थ्रेड, और इस फॉर्म में हो तो हम इसे कहेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड है, ठीक है। क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, ओके। ये आपके क्रोमैटिन थ्रेड है और ये क्या है, क्रोमोसोम है। और जो एक एक है यहाँ पे जो एक है इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड, क्रोमैटिड मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो एक आप देख रहे हो उसे आप क्या कहोगे, क्रोमैटिड। तो इस वाले क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं, 2, इसमें भी कितने क्रोमैटिड हैं, 2। ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, और इसमें से ये एक जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्रोमैटिड है, ठीक है। इसमें से जो आपको ये एक दिख रहा है ना, ये एक क्या है, क्रोमैटिड है, और दोनों मिला करके क्या है, क्रोमोसोम है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, और हमने एक और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ ली कि क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिड क्या है, ठीक है। ये 3 बातें आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीएनए कहाँ प्रेजेंट है और क्या है डीएनए, ठीक है। तो यहीं से मैं बातें शुरू करूँगी, यहीं से मैं उठा करके वापस से बातें शुरू करूँगी, ठीक है। तो मैं इन सारी चीज़ों को अब मिटाने जा रही हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये कब हुआ है, ये प्रोफेज में हुआ है, प्रोफेज। एस फेज में डबल होता है, प्रोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखोगे, मेनली प्रोफेज में, और थोड़ा सा पहले से भी होने लगता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मेनली आप प्रोफेज या उसके थोड़े से पहले से आप कंडेंस करना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम था समझाना कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमैटिड क्या होते हैं। अब मैं जंप कर रही हूँ डीएनए क्या होता है ये समझने के लिए, ठीक है। ये सारी बातें आप समझोगे तभी आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी, क्योंकि ये सारी बातें आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, और जेनेटिक्स आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो मैं इसको अब मिटाने जा रही हूँ और मैं आपको बताने जा रही हूँ डीएनए क्या है। तब तक आप इसे नोट कर लो। चलो तो मैं इसे मिटा रही हूँ, देखना। मैं इसे एक बार अच्छे से लिख दे रही हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्रोमैटिन थ्रेड, फिर हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम, और हमने पढ़ लिया क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमैटिड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी चीज़ जो कि है डीएनए। डीएनए क्या होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो वापस से मैं बना रही हूँ आपका क्या, क्रोमैटिन थ्रेड। ये आपके 2 क्रोमैटिन थ्रेड थे। इससे क्या बना था, इससे बना था डबल, क्रोमोसोमल कंटेंट डबल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 2C था, 2C से क्या हो गया, ये 4C हो गया। लेकिन ये भी 2N है, मतलब पेयर में है, ये भी 2N ही है। इसको आप गिनती में 2 गिनोगे, इसको भी आप गिनती में 2 गिनोगे। लेकिन धागों की बात करें तो धागे हैं हमारे 4, तो क्रोमैटिन थ्रेड कितने हैं, 4 हैं। तो सॉरी, क्रोमैटिड कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो चलो इस बात पे नहीं आते हैं, वापस से आगे बढ़ते हैं। इससे फिर क्या हुआ था, अच्छा ये एस फेज में हुआ था, ये फिर प्रो फेज आया। प्रो फेज के बाद क्या हुआ था, ये ऐसे ऐसे कंडेंस हो गए थे, है ना, ये ऐसे ऐसे कंडेंस हो गए थे। अब गौर करना इसके बाद क्या, ठीक है। इसके बाद देखना इस एक एक क्रोमैटिड को अगर मैं जूम करूं तो इसके अंदर कुछ इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है। एक एक क्रोमैटिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ऐसे ऐसे क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं ऊपर आपको इसे फिर से बना के दिखाती हूँ। अगर मैं एक क्रोमैटिड को जैसे बड़ा सा बनाऊँ तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसे तरह से क्या प्रेजेंट है, डीएनए है। इसके अंदर क्या है,
डीएनए। ये जो मुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है आपका डीएनए। तो डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर कौन है, डीएनए है, ठीक है। तो अगर मैं डीएनए को वापस से यहाँ पे बनाऊँ बाहर निकाल के, तो डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो इसके अंदर मैंने ऐसे मोड़ मोड़ के बना रखा है ना, बाहर निकाल के बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि क्रोमोसोम में 2 धागे हैं, ठीक है। तो इसे आप कहोगे डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड मतलब भी होता है धागा, इसे आप क्या कहोगे डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 धागे इसमें आपको दिखते हैं। याद रखना ये क्रोमैटिन वाला धागा अलग है, इसी के अंदर क्या है आपका डीएनए प्रेजेंट है। एक एक धागों के अंदर, एक एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या है आपका डीएनए प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। यही डीएनए आपको कुछ इस तरह से दिखता है। और इस डीएनए का हर पार्ट काम का नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बना के दिखा रही हूँ, देखना। डीएनए का वह भाग, डीएनए का वो पार्ट जो कि कोई प्रोटीन बनाए या कि कुछ काम करे, तो उसे हम कहते हैं जीन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी मुझे रेड कलर से बनाना था इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जीन। तो प्लीज़ इस बात को भी समझ लो, ये आपकी 5वीं बात हो गई, जीन क्या होता है, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या समझा। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है, लंबे लंबे धागे प्रेजेंट है। जब सेल को डिवाइड करना है तो वो धागे कंडेंस होते हैं, सघन होते हैं और छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और वो छोटे मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो छोटे दिखने लगते हैं, लेकिन मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो छोटे दिखने लगते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। ये वाले क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि मैंने आपको निकाल के कुछ इस तरह से दिखाया है। ये क्या है आपका डीएनए है। डीएनए के कुछ पार्ट काम के होते हैं, कुछ पार्ट कुछ खास काम नहीं करते हैं हमारे बॉडी में। तो जो पार्ट डीएनए का हमारे बॉडी में काम लायक है, यानी द पार्ट ऑफ डीएनए विच विल फॉर्म प्रोटीन, वह पार्ट डीएनए का जो कि प्रोटीन बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीन, ठीक है। तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाता है उसे हम क्या कह देते हैं, हम जीन कह देते हैं। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है। और यही क्या होता है, यही माता पिता के लक्षण आपके अंदर लाता है। मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके अंदर आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि माता पिता से हमारे अंदर क्रोमोसोम आते हैं, तो कहना बिल्कुल सही है। कहे कि डीएनए आता है तो कहना बिल्कुल सही कह रहे हो। कहे जीन आता है तो कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि क्रोमोसोम आ रहा है, बिल्कुल सही है। और क्रोमोसोम के साथ साथ क्या आ रहा है, डीएनए, और डीएनए के साथ साथ क्या आ रहे हैं, जीन। तो ये तीनों बात अगर आप कहते हो तो तीनों एक ही बात है, चाहे क्रोमोसोम आए, चाहे डीएनए आए, चाहे जीन आए, ये सारी चीज़ें माता पिता से हमारे अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। असल में जीन आ रहा है तो जीन ही पूरा का पूरा डीएनए आ रहा है और डीएनए के ऊपर जीन काम कर रहे हैं, तो यही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी है, ठीक है। तो आपका मैं 6वीं बात करूं कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, ह्यूमन के केस में जेनेटिक मटेरियल जनरली कहा जाता है डीएनए। डीएनए क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल, यानी जो माता पिता से आपके अंदर आता है वही क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल। आप उसे क्रोमोसोम भी कह सकते हो, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो भी कह सकते हो, डीएनए पे जो जीन है वो भी कह सकते हो। ये तीनों चीज़ माता पिता से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो एक एक करके वापस से देख लेते हैं। ये 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए अभी तक। क्रोमैटिन थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में है। क्रोमोसोम्स, यही धागे जब सघन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद है क्रोमैटिड। इस क्रोमोसोम में आपको 2 ऐसे दिख रहे हैं, एक को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिड, और दूसरे को भी क्रोमैटिड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इस तरह से आपको काले कलर का दिख रहा है। उसको मैंने बाहर निकाल के इस तरह बनाया, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए के ऊपर छोटे छोटे से लाल कलर के भाग आपको दिख रहे होंगे, ये डीएनए के ऊपर नहीं है, ये डीएनए का एक पार्ट है, एक भाग है डीएनए का, ठीक है।
तो ये क्या है, आपके जीन हैं। कभी कभी बच्चों को समझने में गलत फहमी होती है कि डीएनए के ऊपर जीन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए का पार्ट है जीन, ठीक है, डीएनए का भाग है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सारी चीज़ें क्या है, आपके जेनेटिक मटेरियल का काम करती है, माता पिता से आपके अंदर आती है। तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट पॉइंट और हमें देखना है कि प्लाज्मिड क्या होता है। ये पॉइंट जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश कर देंगे। और इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझना, ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए, ठीक है। आज तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, कल से इंट्रोडक्शन होगा आपके पूरे चैप्टर का, ठीक है, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलो लास्ट चीज़ देख लेते हैं। मेरा मार्कर फिर से गिर गया। ओके, चलो लास्ट चीज़ देख लेते हैं जो कि है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, तो मैं इसको एक बार के लिए मिटा रही हूँ ताकि मैं आपको प्लाज्मिड समझा सकूँ। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्लाज्मिड। तो 7वीं चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्लाज्मिड। तो 7th पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है समझते हैं। देखना इधर, प्लाज्मिड हमेशा कहाँ होगा, बैक्टीरिया में होगा। बैक्टीरिया जिसे आप हिंदी में कहते हो जीवाणु, प्लाज्मिड कहाँ होगा, बैक्टीरिया में होगा। तो देखो इधर, मान लेते हैं ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो आपका डीएनए या क्रोमोसोम है हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, जेनेटिक मटेरियल सब में होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, जेनेटिक मटेरियल बना दिया। इसका क्या बना दिया, ये क्रोमोसोम बना दिया, क्रोमोसोम। हालांकि इसमें क्रोमोसोम बहुत अच्छी तरह से हमारे जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, पर हाँ होता है, ठीक है। सबके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, पर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारे अंदर न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। बस ये एक जगह इकट्ठा रहता है, और ये जिस जगह इकट्ठा रहता है उस जगह को हम क्या देते हैं, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। मतलब ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस पूरी तरह से बना नहीं है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है। न्यूक्लियस तब हम कहते हैं जब न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन हो, लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम इसे क्या देते हैं, न्यूक्लियोइड। मतलब बैक्टीरिया के अंदर वो जगह है जहाँ पे उसका क्रोमोसोम इकट्ठा है, उस जगह को हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस पार्ट में नहीं जाते हैं, क्रोमोसोम पे आते हैं। क्रोमोसोम सबके पास होता है, इसके पास भी है, पर इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। वो एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ऐसा आपको डायग्राम पूरी बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। ये क्या है आपका, ये है प्लाज्मिड। अब मैम ये होता क्या है, ये क्रोमोसोम तो नहीं है, मेन क्रोमोसोम तो नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ये बैक्टीरिया के काम करने में, जीवनचर्या चलाने में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ये आपके, जैसे मान लो आपको ज़रूरी क्या है, खाना पीना, नहाना, है ना, खाना, सांस लेना, ठीक है, पानी पीना, ये सब चीज़ें आपके बॉडी में ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की भी कुछ खास ज़रूरतें हैं जो उसकी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो ज़रूरतें कौन पूरी करता है, वो ज़रूरतें पूरी करता है ये मेन वाला क्रोमोसोम। लेकिन ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरिया के शौक पूरे करता है। कैसे शौक, अभी समझते हैं। पहले इसको लिख लो, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इसके अंदर दो तरह से डीएनए प्रेजेंट है, एक तो मेन वाला डीएनए, मेन वाला क्रोमोसोम, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब ये बैक्टीरिया के शौक कैसे पूरे करता है देखना। जैसे मान लो आप घर पे हो, आपकी मान लो आपको घर पे ज़रूरत है, सिर्फ एक साइकिल की ज़रूरत है और कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तरह तरह की साइकिल, तरह तरह की बाइक रख रखे हो। आपकी ज़रूरत सिर्फ एक है, लेकिन आप बहुत सारे रखते हो शौक के लिए। तो सिमिलर तरह से बैक्टीरिया के अंदर ज़रूरत तो सिर्फ इतनी है, पर वो एक्स्ट्रा रखा है उसने अपने पास, प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या शौक सभी लोग अपने पूरे कर पाते हैं? नहीं, कुछ ही लोग हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक साइकिल है, फ्रेंड्स के पास बहुत सारे साइकिल्स हैं या बहुत सारे बाइक हैं,
ठीक है। तो उसके शौक पूरे हो रहे हैं, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं। तो क्या सारे ह्यूमन के शौक पूरे होते हैं? नहीं होते हैं। यानी कि ये प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, सेम टू सेम सारे बैक्टीरिया के शौक पूरे नहीं होते हैं, सब में प्लाज्मिड नहीं होता है। ये प्लाज्मिड काम क्या करता है, किस तरह के शौक पूरे करता है बैक्टीरिया के, समझते हैं। ये प्लाज्मिड क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। मतलब आप बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करते हो, ठीक है। जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा, हो सकता है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो। मतलब एंटीबायोटिक भी कई तरह के होते हैं, सबके लिए नहीं रेजिस्टेंट होगा, एक आध के लिए। जैसे एक एंटीबायोटिक होता है आपका टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक होता है। सपोज कर लो यहाँ पे उसके लिए जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो इस पे ऊपर जब टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के क्या लिए हुआ, ये बैक्टीरिया के काम लायक हो गया। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो उसको फिर भी बचा रहा है, वो उसके शौक पूरे कर रहा है, वो उसको और ज़िंदा रख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्लाज्मिड हमें प्रोवाइड करता है। बस आप इतना याद रखना, ये उसका मेन डीएनए नहीं है, एक्स्ट्रा डीएनए है। यानी इसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो बैक्टीरिया को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है। अगर आपके पास 10 मोटरसाइकिल हैं, एक थोड़ी सी ख़राब भी हो जाए तो आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम तरह से इसकी बात है, इसके पास ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इस पर कोई इम्पैक्ट पड़े तो बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे आपको समझानी थी आज। क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, डीएनए, जीन, जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है, दोबारा से लेक्चर प्ले करके देखो और बहुत अच्छी तरह से समझो, क्योंकि ये चीज़ समझे रहोगे तभी नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स ऐसे चैप्टर हैं बायोलॉजी के जो अगर आप पिछला नहीं समझो तो अगला बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हर एक वीडियो इसमें बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप्स क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या काम करती है, सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसे नोट करें।